नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि बिहार डीएलएड 2022 से लेकर 2025 में जो भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे आप सभी को। तो जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और जितने प्रश्न आपको बताएंगे और उसके आसपास से संबंधित जो प्रश्न बताएंगे उसे आपसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव की बात किया जाए तो ये आपका 1835 के मैकाले मिनेट से पड़ी थी, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट जो आया हुआ था, इसी के तहत पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया था। कितना? 1 लाख रुपया खर्च किया गया था। और 1882 में जो हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था, इसी के तहत पहली बार प्राथमिक शिक्षा में सुधार भी हुआ था। और ये आपका बोर्ड डिस्पैच को हम सभी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। हीलियम की खोज किसने की थी। देखिए हीलियम की खोज की बात किया जाए तो लोकेयर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। और हीलियम की खोज कब हुआ था? 1868 में। इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। हो सकता है कि डेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखिए जितने भी मेरे साथ में अभी हैं सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा आप सभी। देखिए आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप सभी। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और बेहतर कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाने का कोशिश करते हैं, वही जो एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट बहुत सारा चीज़ पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि वो चीज़ें आपको दिया जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो आप सभी अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए भारत की सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है ये बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आईटी सेक्टर की बात किया जाए तो वो आपका बेंगलुरु ही है, याद रखेंगे आप सभी। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। जैसे देखिएगा इन्फोसिस कंपनी हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये सभी कंपनी कहाँ पे आपका? बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो कई बार आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात किया जाए तो ये राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे प्रधानमंत्री जो चुना जाता है, प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को वोटिंग करते हैं। जैसे कि आपका सांसद होता है आपका क्षेत्र का, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा। जो आपका सांसद यहाँ से चुन के जाएगा लोकसभा में, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है। बात समझे। बट उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। और लोकसभा से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो देखिए विद्युत मोटर जो कार्य करती है यह आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर मोटर की बात किया जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगर वहीं जनरेटर की बात किया जाए कि जनरेटर कैसे कार्य करता है, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है जनरेटर, जबकि मोटर बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा। बात समझे। अगर फैराडे के नियम की बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये आपका फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। और प्रेरित धारा की दिशा की अगर बात किया जाए तो ये लेंज के नियम के अनुसार कार्य करती है। बात समझे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है। तो देखिए निष्पक्ष निर्वाचन की बात किया जाए तो ये भी आपका डीएलएड के पेपर में पूछा गया है, तो निर्वाचन आयोग के पास है। अब देखिए आगे जो पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत निष्पक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। तो ये
फैक्ट को याद रखिएगा अनुच्छेद 324 के तहत। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा आप सभी, जो पेपर में प्रश्न बन सकता है कि निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री होता है इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना रखा गया है? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो 25 वर्ष, अगर राज्यसभा से बनता है तो 30 वर्ष रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक नहीं है? तो देखिए नाशक नहीं की बात किया गया है, तो जो आप सभी VAM देख रहे हैं ये आपका एक कवक है, फंगस है, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका जो फंगस है बायो फर्टिलाइजर का उदाहरण माना जाता है इसको, बाकी बात ये सभी आपका विनाशक होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानसून शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था ये आपका अरबी भाषा से हुआ था। ये क्वेश्चन आपकी DLED 2022 में ही पूछा गया है। अब यहाँ क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वहां से प्रश्न लगभग 40 से 50% आने की संभावना रहता है, और जो बच जाता है वो उससे आसपास से संबंधित प्रश्न आ जाता है, जो हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। चीजें क्लियर हैं? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कवक का उदाहरण है? तो देखिए कवक जो है ये सभी होता है, यानी कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, उसके बाद जो आप सभी टॉड स्टूल देख रहे हैं ये भी आपका कवक का ही उदाहरण है, इसको मशरूम कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है? तो देखिए मृत यांत्रिकी उत्तक जो है ये आपके बिहार DLED 2022 में ही पूछा गया था, शायद 2022 नहीं 2023 में पूछा गया है। स्क्लेरेनकाइमा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये जो होता है पौधे को कठोरता और सहारा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ग्रीन मफलर से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। देखिए ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और ग्रीन मफलर जो है एक प्रकार का पर्यावरण तकनीकी है जो कि पेड़ों की पत्तियों को सड़कों के किनारे लगाया जाता है जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। अच्छा, जो आप सभी ग्रीन हाउस देखते हैं वो किससे है? वायुमंडल से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यंग इंडिया किसका पत्रिका है? तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। इसके अलावा हरिजन के बारे में याद रखिएगा, हरिजन के बारे में याद रखिएगा, ये भी आपका महात्मा गांधी जी की ही पत्रिका है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो देखिए ये भी प्रश्न आपके DLED के पेपर में पूछा गया है, तो उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे प्रश्न आपके पेपर में क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, प्लस में उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है जो राज्यसभा में कार्य करता है उसके लिए वेतन दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। दोनों बनने के लिए उम्र कितना रखा गया है? 35 वर्ष रखा गया है, याद रखिएगा आप सभी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल। अगला है यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए आप सभी। यज्ञ का शाला, तो जो का कारक विभक्ति देख रहे हैं ये किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। आप सबको बताए थे। द्वंद्व समास में क्या होता है? शब्द अपोजिट होता है या समान अर्थ का होता है, याद रखिएगा। जिससे कहते हैं माता पिता, लोटा डोरी, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। और उसके बीच में योजक चिन्ह होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। द्विगु समास में क्या होता है? आगे संख्या गिनती करने के लिए मिलता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें उपमेय या उपमान की विशेषता को प्रकट किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यह भी प्रश्न आपके DLED के पेपर 2022 में ही पूछा गया है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हमसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अच्छा, यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताया जाता है उसे हमसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भाववाच्य है? तो देखिए भाववाच्य में क्या हो जाएगा? किसी भाव को बताता हो, या कह सकते हैं किसी की विशेषता प्रकट करता हो। जैसे कह सकते हैं कि राम नहीं चला जाता, तो यहाँ राम की विशेषता क्या बताया जा रहा है? कि राम नहीं चला जा रहा है, और इसकी भाव को प्रकट किया जा रहा है कि राम से चला नहीं जा रहा, राम से उठा नहीं जा रहा, राम से रहा नहीं जा रहा। ये सभी क्या है? भाव को बताता है। जिसको हम नहीं देख सकते, अदृश्य हो, वही भाववाचक होता है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की चंचल सरिता में फेंकती
नैया मन जाति, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए अलंकार का आपको स्पेशल हम क्लास दिए हुए हैं, और जब लाइव सेक्शन में जाइएगा चैनल पे, वहाँ आपको अलंकार का क्लास मिलेगा। 1 घंटा का क्लास है, उसमें पूरा आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उसके बाद जो है कि उपमा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, सभी पढ़ाए हैं। तो एक बार जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिए, प्रश्न आराम से बनाइएगा। तो आपसे इसको बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। ये डीएलएड के पेपर में आपके प्रश्न आ चुका है, ध्यान दीजिएगा आपसे। इसमें रूपक अलंकार है। और अभी सुबह भी आपको एक क्लास दिए थे जिसमें आपको अलंकार के बारे में बताए थे, पहचान करने के लिए बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आपका उम्र समूह क्रियाशील जनसंख्या है? इनमें से कौन सा उम्र जो है आपका क्रियाशील जनसंख्या है? तो ये आपका 15 से 60 साल हो जाएगा। ये भी आपका डीएलएड के पेपर में प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है, और ये आपका शायद 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए आगे यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। यूएनओ को जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये 2001 में दिया गया था। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जो पेपर में प्रश्न बन सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होता है? 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है, और पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1901 ईस्वी में दिया गया था। चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद यहीं से एक फैक्ट और याद रखिएगा आप सभी कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था, ये किसके नाम पर किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जो इसने डायनामाइट का खोज किया था। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा आप सभी कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका रसायन, चिकित्सा, और उसके बाद जो है कि भौतिकी के लिए दिया जाता है। प्लस में आपका अर्थशास्त्र के लिए दिए जाते हैं, इकोनॉमी में, इसके अलावा शांति के लिए, और आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब आया था? तो याद रखिएगा 1913 में गीतांजलि को दिया गया था, साहित्य क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। तो इतना सा फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? तो देखिए चावल खाद्य फसल है, जो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन करता है। गेहूं भी आपका खाद्य फसल है, ये आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है। मक्का, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र में उत्पादन इसका ज़्यादा होता है। तो मक्का भी खाद्य फसल है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसके अलावा जो कपास जो है, ये खाद्य फसल नहीं है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो होता है, ये काफ़ी उपयोगी मिट्टी माना जाता है। जो गुजरात वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी उस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, और उस क्षेत्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो आप चावल देख रहे हैं, ये आपका क्या है? खरीफ फसल है, खरीफ फसल का उदाहरण है। और गेहूं जो है, ये आपका रबी फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। किस फसल का उदाहरण है? रबी फसल का। और मक्का खरीफ और रबी दोनों का उदाहरण है, अपवाद माना जाता है। हालांकि आप सभी मक्का को खरीफ फसल मान सकते हैं। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न उठा के पूछ लिया जाए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? यह भी आपके डीएलएड के पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत जो किया जा रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है। तो नीचे में जो आप सभी देख रहे हैं हाथ के आकार का बटन, सबसे पहले उसको दबा लीजिए आप सभी एक बार मिलके दबा लीजिएगा। उसके बाद फिर व्हाइट कलर का साइड में आपको इस साइड में चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको जरूर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी इस प्रकार क्लास आपको मिल सकेगा और आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाइएगा पेपर में, क्योंकि चीज़ें वही दे रहे हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी सेशन को लाइक कर लिए? बिल्कुल कर लिए। अच्छा, बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? पटना में सबसे अधिक जनसंख्या, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विखंडन होता है? तो ये सभी में विखंडन होता है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सभी में विखंडन होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध आपको दिखने के लिए मिलेगा। वो नहीं होता है, वह तो कल आएगा, वह तो कल आएगा, ये आपका सही है। ये आपका क्या है? यही आपका उच्चारण गलत है। तो वो के स्थान पे क्या होगा? वह होगा, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से वो नहीं होता है, वह होता है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, सही है। उसके बाद वह तुझे पैसा नहीं देगा, यह भी सही है। मुझे अमरूद खाना है, यह भी सत्य है। अगला है कि इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? वह लड़का पीटा है, नहीं, वह लड़का पीटता है, इसका सही होगा। वह लड़का पीटता है, तो यहाँ पीटा के स्थान पे पीटता सही होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अशुद्ध क्या क्या है? मैं शीतल जल पी रहा हूँ, सही है। वह स्टेशन पर गया, सही है। पंडित जी ने
भक्तों को कथा सुनाई ये भी सत्य हैं। तो याद रखिएगा आप सभी इतना फैक्ट को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आश्चर्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? ये आपके डीएलएड के पेपर 2022 में पूछा गया है। तो कुल 6 है, याद रखिएगा आप सभी। कितने हैं? कुल 6 हैं, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? किसी वस्तु की विशेषता को दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। किसी वस्तु की विशेषता को दूसरे वस्तु से तुलना किया जाता है या चढ़ा बढ़ा के दिखाया जाता है। इसमें किसमें? व्यतिरेक अलंकार में। तो याद रखिएगा, अलंकार आपको हम पढ़ा दिए हैं, अलंकार का जाके सेशन देख लीजिएगा तो चीजें समझ में आएगा आपको। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो यह देखिएगा क्वेश्चन, ये आपके डीएलएड में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि जो आपका सबसे अधिक जो कार्बन होता है वो किस प्रकार का लोहा में होता है? जो ढलुआ लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, यादृच्छिक होती है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पका हुआ फल खाखा से अलग होकर गिर जाता है, ये किसका उदाहरण है? कोई पेड़ पे फल था, ठीक है, एक पेड़ हम बना लेते हैं। एक पेड़ पे यहाँ पर फल था, फल लटक रहा था, इसको हम हिलाएं तो जो उसका पेड़ से जो फल था वो आपका गिर जाता है नीचे, ये किसका उदाहरण है? अच्छा, यहीं से आपको याद रखना है कि प्रथम नियम को हमसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गति के नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। तो ये जो हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्योंकि एक पेड़ था, पेड़ में फल लगा हुआ था और इसको जैसे हिलाएं यानी कि बाहर से बल लगाएं तो वो फल नीचे गिर गया। या कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया टू प्रतिक्रिया। एक नाव है, पानी में तैर रहा है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये जैसे बाहर आता है पृथ्वी पर आता है यानी कि समतल जमीन पर, तो नाव पीछे की ओर धकला जाता है। तो ये क्या है? क्रिया टू प्रतिक्रिया। एक और आए दूसरे ओर धकला गया। तो ये न्यूटन का तीसरा गति का नियम है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट था, 100 वाट अंकित, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो यानी कि यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके डीएलएड के पेपर में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसको बनाना कैसे है। अगर प्रतिरोध R बराबर की बात किया जाए तो ये होता है V1 स्क्वायर बटा हो जाएगा P1 हो जाएगा और बराबर उसके बाद V2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो V1 कितना दिया हुआ है? तो V1 आपको 200 दिया हुआ है, सॉरी 220 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? वाट 100 दिया हुआ है, तो P1 का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा आपका V2, तो V2 कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है, तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हमको पी स्क्वायर का मान निकालना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी, आपको हम क्या बताएं कि यहाँ जो V1 का मान दिया हुआ था 220 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ हो जाएगा वाट कितना था? 100 वाट था। उसके बाद बराबर में आपको क्या बताएं कि यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ था V2 का मान कितना दिया हुआ था? 110, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटा यहाँ पर P2 हो जाएगा। यानी कि P2 का मान हमको यहाँ पर चाहिए। तब देखिए यहाँ पर आप गुना कीजिए, गुना हो जाएगा। देखिए जब ये P2 को बराबर में लाइएगा तो ये हो जाएगा 110 गुना 110 हो जाएगा और प्लस में ये आपका 100 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 100 यहाँ पर गुना हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में फिर 200 गुना 220 गुना 220 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 200 यहाँ पर 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब इसको आप कटाइए, जब कटाइएगा तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो 25 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, चीज़ें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग जो है किस अलंकार में किया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुबला पतला लड़का जब हमने दारा सिंह कहा तो
कौन सी यहाँ शब्द शक्ति थी? तो जो दुबला पतला लड़का था, इसको जब हम दारा सिंह बोले तो यहाँ पर जो आपका शब्द शक्ति होगा व्यंजना शब्द शक्ति होगा। शब्द शक्ति कितना है? 3 है, याद रखिएगा आप सभी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सभी विधेय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग या गोरसप्पा कहाँ पे? कर्नाटक में है। और ये आपका कहाँ पे धुआंधार जलप्रपात? ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, हुंडू जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड में है, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो है हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। हिटलर एक तानाशाह शासक था जर्मनी का, याद रखिएगा, 1945 में अपने आप को गोली मार लिया था जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। अगला है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में आपका बाघ परियोजना की शुरुआत होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऊँट जो है ये आपका डेयरी पशु नहीं है, जबकि गाय, भैंस और बकरी ये सभी डेयरी पशु का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा परिवहन मार्ग नहीं है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि सड़क, जल और वायु, ये सभी परिवहन मार्ग हैं, जबकि पर्वत नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा निर्वाचित सरकार को बदलना, ये संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई संधि को अस्वीकार किया था? तो राइट आंसर होगा 1935 से 36 के बीच में ये अस्वीकार कर दिया था। 1935 से 36 के बीच में किया गया था, तो 1935 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि समुद्री मार्ग से विश्व पर परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ये मैगलन के द्वारा किया गया था। कोलंबस ने पहली बार जो है कि अमेरिका का खोज किया था। वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है हो सकता? तो देखिए त्वरण का मात्रक जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक हो सकता है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं हो सकता है। अगला है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो देखिए प्रोटॉन का खोज जो है ये आपका गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि आपका न्यूट्रॉन की खोज जो है कि जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला है कि दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ देख सकती हैं दूर की या निकट की वस्तु को, ये बड़ा या छोटा? तो याद रखिएगा वो दूर की वस्तु को देख सकती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। तो दूर का वस्तु उसको साफ दिखता है, और जिसको अब दूर दृष्टि दोष है उसके उपचार के लिए हमसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। और निकट दृष्टि दोष में इसके उपचार के लिए अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनाम का उदाहरण है? जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा, तो आपको बताए थे कि जो और सो जो होता है ये संबंध वाचक सर्वनाम की बात करता है, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रीति नदी में पौना बोरियो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये भी आपका रूपक अलंकार का ही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से वर्णिक छंद हैं। आयो प्रजाधीप निकेतन पास रिसो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थे, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि वंश तालिका छंद है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा छंद है? वंश तालिका छंद है। ये क्वेश्चन आपकी डीएलएड पेपर में पूछा गया है। शब्द शक्ति के भेद हैं, तो ये सभी हो जाएगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये सभी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र था? तो तारापुर महाराष्ट्र वाला, याद रखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र था। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। केंगा कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा गया है। रावत भाटा आपका राजस्थान में पड़ता है। कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में है, और काकरापर गुजरात में है। कोशिका झिल्ली किसके आसपास पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, शैवाल कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं इसी के आसपास पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एक प्रश्न और है आपके लिए कि इनमें से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जो हो जाएगा ऑप्शन में ए होगा, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ये एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए आज की